हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है क्लेम। अब खबर विस्तार से। बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर फलों की खेती पर प्रति एकड़ 40,000 रुपए तक व सब्जियों व मसालों पर प्रति एकड़ 30,000 रुपए तक क्लेम राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। योजना की जानकारी देते हुए उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना के तहत लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन में फलों की खेती पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ व सब्जी व मसाले पर 750 रुपए प्रति एकड़ का प्रीमियम भुगतान करना होगा और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी पंजीकरण करवाना आवश्यक है। योजना में कुल लगभग 40 फसलों को, जैसे फलों की फसलों में किन्नू, बेर, लीची, अमरूद, खजूर, माल्टा, आंवला, नींबू इत्यादि व सब्जियों की फसलों में प्याज, आलू, हरी मिर्च, भिंडी, घिया, गोभी, मटर, टमाटर, आलू इत्यादि और मसाले में हल्दी व लहसुन की फसलों को शामिल किया गया है। बागवानी बीमा योजना के तहत सब्जियों में आलू, गाजर, मटर, मूली, लहसुन, फूल गोभी के लिए 15 सितंबर से 31 जनवरी व रबी प्याज के लिए 15 दिसंबर से 31 जनवरी, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, काजू, कद्दू, तोरन, करेला, ककड़ी 15 जनवरी से 15 मार्च तक, खजूर के लिए 1 फरवरी से 31 मई, माल्टा, नींबू, संतरा, आंवला, अनार के लिए 1 मार्च से 31 मई तक पंजीकरण करवाना आवश्यक है। बागवानी फसल बीमित किसान को प्राकृतिक नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर अंदर विभागीय पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है, जिसके बाद फसल नुकसान का बागवानी विभाग द्वारा 7 दिन के अंदर भौतिक निरीक्षण करके आंकलन किया जाएगा। इस योजना के तहत 25% कम फसल नुकसान कोई मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। सब्जियों व फसलों में 26 से 50% हुए नुकसान मुआवजा राशि 15,000 रुपए, 50 से 75% हुए नुकसान में मुआवजा राशि 22,500 रुपए, फलों में 30,000 रुपए तथा 75 से 100% हुए नुकसान में सब्जियों व मसालों में मुआवजा राशि 30,000 रुपए व फलों के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ईब का फसल बिक दें और नया ट्रैक्टर लेना है। भैया ठीक है आपने। आजा जगदीश आ गया भाई। दर में ऊपर वाला तरीके और बात न साची करे, इस किसानी में किसी चीज की गारंटी नहीं होती। अरे वे दिन गए। अरे मन्नत तो हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा तैयार गारंटी पक्की कर ली, तू और कर ले। वो किस तरह? हर किसान अपनी हर फसल का ब्यौरा पोर्टल पर जाके पंजीकृत करा के और सरकार की कई योजनाओं का सीधा लाभ उठा सके। और फिर भी मान ले किसी वजह से फसल खराब हो जाए तो उसका मुआवजा सीधा बैंक खाते में पहुंच जाए। और MSP के हिसाब से किसान का पैसा 72 घंटे में सीधा किसान का खाता में, ना कोई बिचौलिया ना कोई भागदौड़। अब तक किसानों को उनकी फसल बिक्री के 55,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसान खाते में। यह योजना तो बहुत बढ़िया है भाई। समझदार किसान का पहला फर्ज अपनी हर फसल का ब्यौरा करवाओ दर्ज। सबका भरोसा, सबका ख्याल, हमारी मनोहर सरकार। निराश्रित बच्चों को दी जा रही है प्रति माह 1,850 रुपए की वित्तीय सहायता। सरकार की ओर से 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि में अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता पिता के लंबी सजा जो कि 1 वर्ष से कम न हो या मानसिक शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता पिता अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं, यह बच्चा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ का पात्र है। विभाग द्वारा एक परिवार में 2 बच्चों तक 1,850 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन दी जा रही है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी
जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य के निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटो युक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायशी का हल्फनामा दे सकता है। उन्होंने बताया कि यदि बच्चे के माता पिता व अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित CSC केंद्र पर भी आवेदन कर सकते हैं। निशुल्क नेत्र जांच शिविर 28 दिसंबर को आम आदमी पार्टी कार्यालय में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय चंपापुरी में धनराज कुंडू के अथक प्रयासों से 28 दिसंबर को निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में ईश्वर आई सेंटर व LPS बोसाई बोर्ड रोहतक के MD रोजेश जैन अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी। शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। जांच के दौरान जिन व्यक्तियों को दवाइयां एवं चश्मों की आवश्यकता होगी उन्हें मौके पर ही दवाइयां व चश्मे वितरित किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष धनराज कुंडू ने दादरी जिले के समस्त क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर शिविर का लाभ उठाएं और आंखों से संबंधित बीमारियों की जांच करवाएं, क्योंकि आंखें मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी कारण आंखों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ आंखों का स्वास्थ्य भी बनाए रखना चाहिए। ब्राह्मण सभा चरखी दादरी के पदाधिकारियों ने पहरावर जमीन के लिए 50 लाख रुपए उपलब्ध कराने पर जताया आभार। चरखी दादरी ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों की एक बैठक हीरा चौक स्थित ब्राह्मण भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभा के प्रधान कुलदीप जोशी ने की। ब्राह्मण सभा के महासचिव संजय वशिष्ठ ने बताया कि बैठक में अनेकों विषयों पर गहनता से चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और सांसद राज्यसभा कार्तिकेय शर्मा द्वारा समाज हित में उठाए गए कदमों को खुले दिल से सहराया और पहरावर की जमीन के लिए 50 लाख रुपए गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को रोहतक को दान देने पर आभार व्यक्त किया, जो कि प्रदेश की एक सबसे बड़ी प्राचीन ब्राह्मणों की सभा है। इस प्रकार इस जमीन की लीज मनी को जमा करने के लिए उन्होंने एक स्थायी समाधान करने का भी काम किया। बैठक में उपस्थित लोगों ने बताया कि यह परिवार आरंभ से ही दानदाता के रूप में विख्यात रहा है। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। दोबारा अवैध कब्जे किए तो होगी सीलिंग की कार्यवाही, उपायुक्त मनदीप कौर। प्राचीन शक्लों का होगा जल्द जीर्णोद्वार। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि बरसाती मौसम से पहले मार्च माह के अंत तक दादरी से बरसाती पानी की निकासी का सुव्यवस्थित प्रबंध पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। यह कार्य पूरा होने पर शहरवासी जो कि कई वर्षों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे थे, हमें पूरी उम्मीद है कि इससे उन्हें निजात मिल सकेगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने आज कैंप कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए ये बात कही। उन्होंने इस मौके पर बताया कि प्रशासन का ध्यान न केवल शहर से बरसाती पानी की निकासी का है, बल्कि हर वर्ष किसान के खेतों में होने वाले जल भराव को लेकर भी सरकार और प्रशासन गंभीर है और इस समस्या से किसान को निजात दिलाने के लिए लगभग 42 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। ये समस्त पैसा अलग अलग चरणों में खर्च किया जाएगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर नकेल जल्द ही कसी जाएगी। इसके लिए मुख्यालय द्वारा 6 अधिकारियों की टीम को नियुक्त किया गया है और जिले में स्वयं जिला स्तरीय टीम गठित करके सभी संबंधित स्थानों का दौरा भी करेगी, ताकि अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोका जा सके।
इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो दादरी के इतिहास को दर्शाते प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे हैं गंभीर प्रयास। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि दादरी इतिहास को दर्शाती दशकों पुरानी इमारतों और मंदिरों जो आज के जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है, उनको दोबारा से संवारने की आवश्यकता है। इसके लिए पुरातत्व विभाग से पत्राचार किया गया है और एक टीम इसके लिए इन प्राचीन इमारतों का दौरा भी कर चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही इन इमारतों को संरक्षित किया जा सकेगा ताकि देशी विदेशी पर्यटक भी यहां आए और दादरी भी एक पर्यटन के हब के रूप में चिन्हित हो। अतिक्रमण हटाने को लेकर उपायुक्त ने एक बार फिर से नागरिकों से अपील की, अन्यथा नोटिस के साथ की जाएगी सीलिंग कार्रवाई। उपायुक्त ने आम जन से एक बार फिर से अपील की है कि वे दोबारा अतिक्रमण ना करें, इससे सभी को परेशानी उठानी पड़ती है, इसे हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमणकारी नहीं मानते तो जल्द ही इस पर जिला प्रशासन सख्त रुख अख्तियार करेगा, जिसमें नोटिस के साथ अवैध कब्जे वाली दुकानों को सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे खुद दादरी शहर को सुंदर और व्यवस्थित देखना चाहती हैं और वे इसके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं, परंतु यह कार्य तभी हो पाएगा जब सभी दादरीवासी सहयोग करेंगे। कोहरे के चलते सभी वाहन चालक लगाएं रेडियम टेप। उपायुक्त ने आम जन से अनुरोध किया है कि कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम हो गई है और दुर्घटना की संभावना हो सकती है, इसलिए सभी सरकारी वाहनों और निजी वाहनों पर रेडियम टैप अवश्य लगवाएं ताकि सब सुरक्षित रहें। इसके लिए सभी जरूरी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले में चल रही अन्य विकास परियोजनाओं के ऊपर चल रहे कार्यों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पत्रकारों से भी साझा किया है। जिला में तेजी से हो रहा है मुख्यमंत्री घोषणाओं पर काम। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में विकसित भारत यात्रा से अनजान हो रहा है लाभ। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से अधिकारियों का लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर सभी विभागों को इस पर तेजी से काम करते हुए निर्धारित समय पर परियोजनाओं को पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अधिकतर कार्यों को तय समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई समीक्षा बैठक में उपायुक्त मनदीप कौर ने ये जानकारी दी। इससे पूर्व उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों से मुख्यमंत्री घोषणाओं के बारे में फीडबैक लेते हुए एक बैठक भी ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश भर में उपायुक्त और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई है। वीसी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों को मूर्त रूप देने और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोगी बनने का आह्वान भी किया है। उपायुक्त ने इस संबंध में बताया कि जिला के विकास और लोगों की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है और स्वयं रिपोर्ट संबंधित विभागों से ले रही हैं। इसके बारे में सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि जिले के सभी विभागाध्यक्ष से स्वयं परियोजनाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण करते हुए उन्हें निजी तौर पर अवगत कराएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाएं तय समय पर पूरी हों। अगर किसी कारण से काम धीमा है या रुका हुआ है तो संबंधित विभाग के अधिकारी तुरंत इस बाधा को दूर करें अथवा तुरंत मुख्यालय से बातचीत करके तय समय सीमा पर कार्य पूरा करें। कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त मनदीप कौर ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत यात्रा के लिहाज से सफल हो रही है और ग्रामीणों में गजब का उत्साह और सहयोग देखने को मिल रहा है। यात्रा के दौरान जरूरतमंद लोगों को सभी सुविधाएं उनके
घर द्वार पर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, सम्मान भत्ता सहित अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मौके पर ही दिया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम, सड़कों के सुधारीकरण, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के तहत सड़क निर्माण में मैपिंग प्रक्रिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसलों की खरीद प्रतिक्रिया, रबी सीजन के लिए खाद की उपलब्धता, प्रॉपर्टी कार्ड, डीड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, स्वामित्व योजना, डीआरओ, एसडीएम द्वारा रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं सहित अन्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, सीईओ प्रदीप कौशिक, एसडीएम दादरी नवीन कुमार, एसडीएम बारडा सुरेश कुमार, अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। घर द्वार पहुंचकर दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ, सांसद डीपी वत्स। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को द्वार पर पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वंचित लोगों को उनका सही हक मिल सके। सही मायने में यही यात्रा अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए अहम साबित हो रही है। ये बात राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कही। वे जिले के विढ़ी कला गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य हरियाणा सरकार की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं और लोगों की भलाई के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके घर द्वार जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा वास्तव में लोगों को लाभ हो रहा है और मौके पर ही लोगों की समस्याएं दूर हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे प्रसारण के दौरान लाभार्थियों से बातचीत करते हुए देशवासियों को अपना संबोधन भी दिया, जिसे ग्रामीणों ने ध्यानपूर्वक सुना। मेरे परिवारजनों, छोटे किसानों को संगठित करने के लिए भी आजकल पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे अधिकतर किसानों के पास बहुत कम जमीन है। 80-85% किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ही भूमि है। ऐसे में जब अधिक से अधिक किसान एक समूह में जुटेंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी। इसलिए किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। गांवों में पीएससी और दूसरे सहकारी उपक्रमों को सशक्त किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारिता भारत के ग्रामीण जीवन का एक सशक्त पहलू बनकर सामने आए। अभी तक दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता का लाभ हमने देखा है। अब इसे खेती के दूसरे क्षेत्रों और मछली उत्पादन जैसे सेक्टर्स में भी विस्तार दिया जा रहा है। आने वाले समय में 2 लाख गांवों में नए पीएसीएस बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां डेयरी से जुड़े कोऑपरेटिव नहीं है, वहां इनका विस्तार किया जाएगा, ताकि हमारे पशुपालकों को दूध के बेहतर दाम मिल सके। साथियों, हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही। लाखों भंडारण बनाने हैं, लाखों। इसकी जिम्मेदारी भी
पीएसीएस जैसे किसानों के सहकारी संस्थानों को दी जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप सभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी परिचित होंगे। इसका लक्ष्य ये है कि हर जिले में कम से कम एक मशहूर उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें। ये हर जिले को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी जब गाड़ी उनके यहाँ पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव-गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि भाई गांव में 2 लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिश्तेदार होगा। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे ही जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, बीते दिनों जब जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की है। जिस प्रकार देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना, मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है वाह, मेरे देश में कैसी ताकत है, कहां कहां ताकत है।
ये लोग हैं जो मेरा देश बनाने वाले हैं। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। और खुशी ये कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने की भी बहुत उत्सुक भी है। यही मैंने अब से कुछ देर पहले जो बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मैं अनुभव कर रहा था कि आपको इतना सारा कहना है, आपके पास इतने अच्छे अनुभव हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज देश के कोटि कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। वे इस बात तक सीमित नहीं रहते कि चलो पक्का घर मिल गया, बिजली, पानी, गैस, इलाज, पढ़ाई, अब तो सब मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है। वे इस मदद को पाने के बाद रुकते नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो इसमें से एक नई ताकत प्राप्त करते, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। और यही भावना विकसित भारत की ऊर्जा भी बन रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम सचिन कुमार व प्रशांत ड्रग्स कंट्रोलर ऑफिसर नारनौल की संयुक्त टीम तैयार करके महेंद्रगढ़ में सतनाली चौक के पास एक निजी मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम ने थाना शहर महेंद्रगढ़ की एसआई सुशीला को भी साथ में लिया। मेडिकल स्टोर से जब निरीक्षण किया तो मौके पर काफी टैबलेटें, गोलियां भी बरामद हुए, जिनको डीसीओ के द्वारा चेक किया गया, जिन्होंने बताया कि यह सभी दवाइयां प्रतिबंध हैं। मेडिकल स्टोर संचालक इस संबंध में अपना कोई लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रशांत डीसीओ ने बताया कि उक्त एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसके संबंध में एसआई सुशीला द्वारा सेंटर संचालक के खिलाफ अभियोग अंकित करने हेतु मौके पर ही तहरीर लिख दी गई है और दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया है और मौके पर ही दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि ऐसे कार्य करने वाले दुकानदारों के साथ क्या किया जाता है, क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज।